दोस्तों स्वागत है अर्थव्यवस्था के दूसरे वीडियो में। तो भारतीय अर्थव्यवस्था हम लोग देख रहे थे और हम लोग बेसिक समझ रहे थे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमी क्या होती है, मतलब अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो सारा चीज़ हमने देखा था पहले वीडियो में। ठीक है, तो पहला वीडियो आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाकर उसको देख सकते हैं। आपका कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी क्लियर होगा इससे। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में जो दूसरा नंबर का वीडियो है हमारे इकोनॉमी का, तो इसकी एक प्लेलिस्ट हमने बनाई है अपने चैनल पे। वहाँ पे जाके लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 इस तरह से करके पूरे सीरीज में लगा रहेगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अर्थशास्त्र, तो हमने देखा कि अर्थशास्त्र होता क्या है। ठीक है, तो एक अध्ययन है किसी चीज़ का, किसी के घर का, किसी कंपनी का या किसी देश का जो है प्रबंधन है, धन का, संसाधन का, उसको अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र के दो भाग थे, एक था माइक्रो इकोनॉमी, एक था माइक्रो इकोनॉमी। तो माइक्रो इकोनॉमी में छोटी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, घर परिवार, बाजार, एक इंडिविजुअल व्यक्ति का, एक इंडिविजुअल या अकेली कंपनी का अध्ययन किया जाता है। और मैक्रो वाले में पूरे भारत का, दुनिया का, ठीक है, बड़ी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है इसमें। ठीक, तो पूरे होलिस्टिक, पूरे भारत में कितनी बेरोजगारी है, राष्ट्रीय आय कितनी है, जीडीपी कितनी है, समझ रहे हैं बात को, भुगतान संतुलन कितना है, उन सब बड़ी चीज़ों की जब बात होती है तो उसको मैक्रो इकोनॉमी में उसको अध्ययन करते हैं। तो अर्थशास्त्र के दो भाग हैं, एक तो व्यष्टि है, दूसरा समष्टि है। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो। ठीक, उसी तरीके से जब हम अर्थव्यवस्था में आते हैं, अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में, तो ये भी इकोनॉमी कई प्रकार की होती है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र दो प्रकार के होते हैं और जो इकोनॉमी है वो कई प्रकार की होती है, जो उसको हम आगे देखेंगे। तो अर्थव्यवस्था का मतलब है कि धन या मुद्रा का एक व्यवस्थित प्रणाली। तो किस तरीके से हम मुद्रा का यूज करते हैं, किस तरीके से बाजार की जो नीतियां वो चलती हैं, कैसे जो है डे बाय डे जो है एक आदमी अपने संसाधनों का यूज करके किस तरीके से अपने जीवन को चलाता है। ठीक है, कोई कंपनी किस तरीके से अपने आप को रन कर रही है, कोई बैंक किस तरह से चल रहा है, वो डेली चीजें जो देखते हैं हम लोग, वो इकोनॉमी में आता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में आता है वो। तो ये जो है अर्थशास्त्र जो था वो एक सैद्धांतिक रूप था, किताबी ज्ञान था। ठीक है, उसको जो है जमीन पे हम उतारेंगे जब, तो उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था जो है आपका, अर्थव्यवस्था जो कई प्रकार की है, अर्थव्यवस्था कई प्रकार की है। ठीक, तो उसमें पहली अर्थव्यवस्था है, जब सबसे पहले जो था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जब 1760 के दशक के आसपास जब आया था, उसमें क्या हुआ था कि सबसे पहले पूंजीवादों का उदय हुआ था, पूंजीवादी। क्योंकि पहले जो है यूरोप में सामंती प्रथा थी, तो जितने सामंत थे वो लोग लोगों का शोषण करते थे। ठीक है, और कृषि कराते थे, उनसे लगान ज्यादा वसूलते थे। राजा महाराजा जो थे वो लोग ऐश का जीवन जीते थे। ठीक है, और उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए वो लोग सामंतों को काफ़ी सपोर्ट करते थे। तो सामंत जो थे, जो पैसा इकट्ठा कर लिए, उनके जो बच्चे थे, बच्चे बच्चियां थे, वो पढ़ लिख गए। ठीक है, पढ़ लिखने के बाद में उनके पास धन भी था, तो कैपिटलिज्म की तरफ आगे बढ़ा यूरोप। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है, जब पहला इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था, उस समय पूंजीवाद का उदय हुआ। तो पूंजीवाद जो है पहला हमारा है अर्थव्यवस्था का, कि पूंजीवाद, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवाद अर्थव्यवस्था क्या होता है, जिसको निजी क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें जो है निजी क्षेत्र की ही भागीदारी होती है। जैसे मैंने बताया कि जो सामंती थे, कई सामंत थे, उसमें से एक सामंत जो है अपनी एक कंपनी खोल लिया, उसके अपने बच्चों को बाहर पढ़ाया, वो काफ़ी ज्ञान लेके आए। ठीक है, बहुत पढ़े लिखे थे, तो कंपनी खोला उन्होंने, और जो है धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ाने लगे। उनके पास संसाधनों की कोई कमी थी नहीं, तो वो लोग, एक प्लेटफॉर्म उनको मिल गया था, तो उससे वो आगे चलने लगे। तो वो लोग पूंजीवादी, मतलब कि पूंजी जिसके पास ज़्यादा है, ठीक है, और वो अपने आप को सिर्फ बढ़ाने के लिए, अपने आप को आगे ले जाने के लिए क्या कर रहा है, काम कर रहा है, उसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं प्रारंभ में। तो एडम स्मिथ की बुक जो है वेल्थ ऑफ नेशंस में, इसके बारे में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में हमको पता चलता है। ठीक है, कि पूंजीवाद होता क्या है। तो पूंजीवाद सिर्फ अपना लाभ देखता है। ठीक है, इंडिविजुअल सिर्फ अपना विकास करना चाहता है। ठीक है, वो शोषित वर्ग को, कमजोर वर्ग को, किसी के कल्याण के लिए कोई कार्य नहीं करता, सिर्फ लाभ कमाना चाहता है पूंजीवाद। ठीक है, तो सबसे पहले इसका उल्लेख जो है पूंजीवाद का, एडम स्मिथ की बुक जो है वेल्थ ऑफ नेशंस में हमको मिलती है। ठीक है, इसी में इसका है, पूंजीवाद का उल्लेख हमको मिलता है। अगला इसमें है कि उत्पादन की कीमत पर निर्णय। तो उत्पादन की कीमत पर निर्णय होता है कि जो है क्या भाव होना चाहिए किसी सामान का। जैसे मान लीजिए कोई साबुन जो है प्रोडक्शन हुआ, साबुन का उत्पादन हुआ, ठीक है, तो उसका प्राइस उस समय जो है वो तय कर सकता है कंपनी वाला, वो चाहे तो, मगर उसका जो एक्चुअल प्राइस जब बाजार में हो जाता है, तो उसका प्राइस जो है
मांग कितनी है उस साबुन की, उसकी आपूर्ति कितनी है, ठीक है। बाजार शक्तियों द्वारा जो है क्या होता है, उत्पादन की कीमत पर निर्णय होता है कि ठीक है उस सामान का जो है कितना जो है प्राइस होगा। तो मांग आपूर्ति के हिसाब से कैपिटलिज्म को फायदा होता है। अगर मांग बहुत ज्यादा है और आपूर्ति कम है तो उसकी जो है वस्तु की प्राइस बढ़ जाएगी, और जो कैपिटलिज्म से जुड़ा व्यक्ति है उसको काफी फायदा होगा इसमें, ठीक है। तो उत्पादन की कीमत पर निर्णय जो होता है वो मांग और आपूर्ति और बाजार शक्तियों द्वारा होता है, ठीक है। और कैपिटलिज्म में सरकार की भूमिका है वो क्या होती है, तो कैपिटलिज्म में सरकार की भूमिका नगण्य होती है, क्योंकि कल्याणकारी कार्य कैपिटलिज्म नहीं करता, कल्याण के लिए काम नहीं करता, सिर्फ लाभ कमाने के लिए काम करता है। पूंजीवाद का मतलब ये है कि लाभ कमाना, ठीक है। जिसके पास पूंजी है वो लाभ कमाना चाहता है, ठीक है। तो सरकार की भूमिका क्या है इसमें, तो सरकार की भूमिका जो है, सरकार की भूमिका इसमें नगण्य है, ठीक है। नगण्य है, न्यूनतम है, कम से कम सरकार की भूमिका है, ना के बराबर सरकार की भूमिका होती है। जैसे हम देखेंगे उदाहरण नीचे दिया हुआ है कि किस किस देशों में इसका कैपिटलिज्म अभी चल रहा है। उद्देश्य क्या है कैपिटलिज्म का, तो उद्देश्य है अधिक लाभ कमाना, अधिक धन धन कमाना इसका उद्देश्य है, और कोई उद्देश्य इसका नहीं है, ठीक है। इसको स्वतंत्रता क्या क्या मिली है, स्वतंत्रता जो है क्या क्या मिली है इसको, तो पहला इसमें है अहस्तक्षेप, तो लेसेज फेयर इकोनॉमी भी कहते हैं इसको, मतलब अहस्तक्षेप, कोई हस्तक्षेप नहीं करता इसमें, सरकार हस्तक्षेप नहीं करता है इसमें, तो उसको लेसेज फेयर इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। पूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता है इसमें कि आप जिस तरीके से चाहें उस तरह से जो है बाजार कर सकते हैं, जो चाहे वो उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। और जहां चाहे वहां आपको बाजार मिलेगा, बाजार में जाके बेच सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, कैपिटलिज्म में ये मामला होता है, ठीक है। तो लेसिस फेयर इकोनॉमी इसी को कहते हैं, ठीक है, अहस्तक्षेप वाली अर्थव्यवस्था, ठीक है। संसाधन क्या होता है, संसाधन कैसे क्या मैनेज होता है इसमें, तो संसाधनों पे व्यक्ति विशेष का स्वामित्व होता है, संसाधन पे व्यक्ति विशेष का जो है स्वामित्व होता है। जैसे कि कहीं कोयले की खदान है और पूंजीवाद ने कोयले की खदान को ले लिया है, तो वो क्या है, उस पूंजीवादी ने पूंजी देके उसको खरीद लिया कोयले की खदान को। अब कोयले कोयले की खदान में से कोयला वो निकालेगा, चाहे जितना निकाले, जहां बेचे, जैसा करे, तो उसका व्यक्तिगत स्वामित्व हो जाता है उस पर, और किसी का उसमें स्वामित्व नहीं रहता है। तो पूंजी जो संसाधन है वो व्यक्तिगत स्वामित्व का होता है, और संसाधनों का असमान वितरण है। मतलब कि एक जगह कोयले की खदान मिली है, ठीक है, जिसके पास पूंजी है वही तो खरीदेगा, तो पूंजी खरीद लेगा तो, और पूंजी से अगर उसने कोयले की खदान को खरीद लिया तो वो आगे ही बढ़ता जाएगा, ठीक है, वो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। मगर जो नहीं खरीद पाया तो वो तो नीचे ही रह जाएगा ना, वो दूसरा कोई धंधा अपना देखेगा। तो असमानता बहुत होती है, संसाधन का असमान वितरण होता है इसमें, ठीक है। संसाधनों का असमान वितरण जो है इसमें होता है, और जो है असमानता बहुत ज्यादा बढ़ती रहती है इसमें, असमानता बहुत बढ़ती है इसमें, ठीक। एग्जाम्पल है इसका कि यूएसए मतलब अमेरिका और ब्रिटेन जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाले जो वर्तमान स्थिति है उसमें भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है यहाँ पे चल रही है, ठीक है। पूंजीवादों की जो है सीमाएं क्या क्या होती है, पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसकी सीमाएं क्या है, कैपिटलिज्म की सीमाएं क्या है, तो इसमें गहरी असमानता होती है। गहरी असमानता मतलब कि असमानता बहुत ज्यादा है, कोई आदमी बहुत ज्यादा अमीर होगा, कोई आदमी जो है बहुत ज्यादा गरीब होगा, ठीक है। तो जो खाइयां हैं, एक जो है उच्च लेवल का व्यक्ति जो बहुत अधिक पूंजी रखा है या बहुत अधिक धन रखा है उसमें, और एक गरीब में बहुत ज्यादा अंतर होता है, ठीक है। तो असमानता बहुत होती है इसमें, एकाधिकार होता है, मोनोपोली हो जाती है। तो जिस व्यक्ति के पास मोनोपोली हो जाती है इसमें, जिस व्यक्ति के पास धन ज्यादा है, पूंजी ज्यादा है, वो चीजों को खरीद के रख सकता है अपने पास, ठीक है, और एकाधिकार बना के अपना बेच सकता है, ठीक है। मान लीजिए एक पूरा भारत में एक ही व्यक्ति जो है जिसके पास बहुत ज्यादा पूंजी है, उसने हर सामान को, हर चीज को, जो भी डेली यूज की वस्तुएं हैं, खरीद के वो रख लिया है, तो जिस दाम पे चाहे उस दाम पे बेचेगा वो, ठीक है। तो एकाधिकार हो जाता है उसका, एकाधिकार की समस्याएं बनी होती है इसमें, ठीक है। सामाजिक कल्याण शून्य होता है, तो सामाजिक कल्याण के लिए पहले बताया कि जो है कैपिटलिज्म काम नहीं करता, तो सामाजिक कल्याण जो होता है शून्य होता है इसमें, ठीक है। पर्यावरण का नुकसान होता है, तो पर्यावरण का नुकसान कैसे होता है, तो पूंजीवादी जो है किसी भी कीमत पर लाभ कमाना चाहते हैं, वो पेड़ काट के हो, कोयला जला के हो, डीजल जला के हो, पेट्रोल फूंक के हो, तो इससे क्या होता है, वातावरण प्रदूषित होता है। और जो अंधाधुन जो है पूंजीवादी जो है अंधाधुन जो है संसाधनों का शोषण करते रहते हैं, तो वो जो है अधिक से अधिक कोयला खनन करेंगे,
तो इन्वायरमेंट को वैसे भी नुकसान होगा, पेड़ काटेंगे इन्वायरमेंट को नुकसान होगा, धुआं निकलेगा, वायु प्रदूषण होगा, ठीक है। उसका जो कंपनी का जो गंदा पानी और नदियों में मिलेगा, तो नदियों की जो इकोसिस्टम है, बायोडायवर्सिटी है, वो भी नुकसान होगी, ठीक है। तो पर्यावरण को काफी नुकसान होता है इसमें। और आर्थिक मंदी की संभावना होती है। आर्थिक मंदी की संभावना इसलिए होती है कि एक व्यक्ति के हाथ में अगर कोई संसाधन है, मान लीजिए अगर, और बाकी लोग गरीब होते जा रहे हैं, तो एक आदमी अगर उत्पादन किए जा रहा है और जो खरीदने के लिए किसी के पास पैसा ही नहीं है, तो उत्पादन करके करेगा क्या? तो धीरे धीरे मंदी की तरफ वो चपेट में आ सकता है। तो ये भी एक संभावना बनी होती है, आर्थिक मंदी की संभावना, ठीक है। तो सीमाएं जो है कैपिटलिज्म की, ये पूरी दी हुई है। तो कैपिटलिज्म का सिर्फ मतलब यही है कि उसका उद्देश्य है लाभ कमाना, उसका कतई उद्देश्य नहीं है किसी का कल्याण करना, ठीक है। शोषण जो है, शोषण की प्रवृत्ति के साथ ही वो आता है कि वो शोषण करेगा ही करेगा, मतलब 10 10 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे काम करवाएगा, कम से कम छुट्टी देगा, ताकि उसको अधिक से अधिक लाभ हो सके, ठीक है। तो ये जो है इसकी सीमाएं थी, ठीक है। अगर कुछ इसकी अच्छाई बताएंगे, अगर कि अच्छाई क्या होती है, पूंजीवाद की कुछ अच्छाई भी तो होगी। पूंजीवाद की अच्छाई यही है कि सभी लोग स्वावलंबी बनेंगे। जैसे अमेरिका और ब्रिटेन में छोटे छोटे बच्चे जो हैं, वो 9 10 में पढ़ते हैं तो अपने खर्चे से पढ़ने लगते हैं, ठीक है। पेपर बेचते हैं, या फिर उस तरह से पेपर बेचेंगे या फूल बेचेंगे या कुछ करके वो अपना जो है खर्चा निकालते रहते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफी होता है। रिसर्च और डेवलपमेंट क्यों होता है? क्योंकि अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है, तो वो कम से कम मजदूरों का यूज करेगा, अच्छी चीजों का उत्पादन करेगा, मशीनीकरण जो है ज्यादा करेगा, ठीक है, कि जल्दी जल्दी प्रोडक्शन हो सके, ज्यादा हम प्रोडक्शन कर सकें और मार्केट में अपनी पहुंच बना सकें। तो एक तरह से अगर कई पूंजीवादी व्यक्ति अगर किसी देश में हैं, तो वहाँ पे कंपटीशन भी बढ़ सकता है। तो एक अच्छी चीज ये भी है कि जो है, जो सामान है उसमें कंपटीशन भी बढ़ सकता है, और जो व्यक्ति है उसको खरीदने की चॉइस भी इसमें मिल सकती है। कि कई लोग अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, कई एक ही प्रोडक्ट को कई लोग बना सकते हैं, जिससे कि मार्केट में कंपटीशन बना रह सकता है, ठीक है, उस सामान का। तो ये जो है कुछ अच्छाई भी है इसमें, बुराई ज्यादा है, अच्छाई कम है इसमें, शोषण प्रवृत्ति की बहुत ज्यादा है इसमें, ठीक है। ये जो था इधर का था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसको निजी क्षेत्र भी कह सकते हैं आप, ठीक है, निजी क्षेत्र। अगला है, इसमें देखेंगे हम लोग, अगला देखेंगे समाजवादी या राज्य अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था या राज्य आधारित अर्थव्यवस्था, जिसको सार्वजनिक क्षेत्र भी हम एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब होता है सरकार के पूरी संसाधनों पे पकड़ हो, ठीक है। और तो उसी को ही सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं, जहाँ जो सरकार का पूरा प्रभुत्व होता है, जनता का पूरा जो है, कोई भी कंपनी खुलती है उसमें जनता की भागीदारी होती है, सरकार उसका जो स्वामित्व रखता है, तो सरकार को जनता ही चुन के भेजी है ना। तो इस वजह से जो है उसको सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं, ठीक। तो सोशलिज्म जो था वो कैपिटलिज्म के विरोध में आया था। तो कैपिटलिज्म जो था बहुत तेज, कुछ लोग ही आगे बढ़ रहे थे, असमानता बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, ठीक है। और इनकी शोषणकारी प्रवृत्ति जो थी पूंजीवादियों की, कि वो शोषण करते थे गरीबों का, 12 14 घंटे, 15 घंटे काम करवाना, छुट्टी न देना, उनको कोई जो है सोशल वेलफेयर स्कीम के कुछ भी सोशल स्कीम भी ना उनको चलाना, अगर बीमार पड़ जाए तब भी उनसे काम करवाना। तो एक मानवतावादी भावना भी पूंजीवादियों के बीच नहीं रह पाती है। तो उसी के विरोध में कार्ल मार्क्स विचारक एक थे, कार्ल मार्क्स जर्मनी के दार्शनिक थे कार्ल मार्क्स। उस समय जर्मनी में रहते थे, ये भाग भाग के कई देशों में चले गए थे कार्ल मार्क्स। इतना ही विरोध करते थे कैपिटलिज्म का ना, कि इनको कहीं भी शरण जल्दी नहीं मिलती थी, तो इधर तो भागते रहते थे। तो उस टाइम पे जर्मनी में थे कार्ल मार्क्स, तो वहां पे इन्होंने सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने कहा था कि जो मजदूर वर्ग है, इनको अपने अधिकार को छीनना होगा पूंजीवादियों से। थोड़ा खून खराबा वाला उनका दिमाग था, उस तरह के भड़कीला टाइप का। तो ये भड़कीला बयान हमेशा दिया करते थे कि पूंजीवादी कभी आपके कल्याण के बारे में नहीं सोचेंगे। मजदूरों के लिए ये कहते थे कि पूंजीवादी जो है मजदूरों के कल्याण के लिए कभी नहीं सोचेंगे। आपको अपना अधिकार जो है खुद से मांगना होगा, लड़ के मांगना होगा, हथियार उठाना पड़े इसके लिए अपने अधिकारों के लिए तो हथियार उठा लीजिए। तीन चीजों का ये जो है फैलाते थे। क्यों फैलाते थे? कि वो देख रहे थे कि पूंजीवाद जो है काफी शोषण कर रहा है मजदूरों का, ठीक है। उसमें बच्चे भी आते थे, महिलाएं भी आती थी, पुरुष भी आते थे, सबका शोषण होता था, ठीक है। ठीक, तो ये बात होगी। तो इसमें देखेंगे जो है समाजवादी या सोशलिज्म में
इसके विचारक जो है कार्ल मार्क्स ने दिया था, जर्मनी के दार्शनिक थे उस टाइम पे वो। जब समाजवादी की बात करते हैं तो सरकार की इसमें भूमिका क्या होती है, तो सरकार जो है मुख्य भूमिका में होता है। ठीक है, सरकार जो है पूरे संसाधनों को अपने कब्जे में रखता है और सब में समान वितरण करता है। जैसे जैसे अभी वर्तमान में देखेंगे आप, तो पीडीएस स्कीम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाला जो स्कीम है हमारे यहाँ, जो 5 किलो 10 किलो अनाज मिलता है, हमारी सरकार बांटती है। तो इस तरीके से ये सोशलिज्म का ही एक पक्ष है, समाजवादी का एक पक्ष है कि भारत के सभी लोगों को अनाज दिया जा रहा है। ठीक है, गरीब हो या अमीर हो, सबको जो है अनाज दिया जा रहा है। तो एक तरह से ये समाजवाद का प्रतीक इसको देख सकते हैं कि संसाधन का समान वितरण सबके पास हो रहा है। ठीक है, तो मुख्य शक्ति राज्य के पास होती है पूरे संसाधन का, हर संसाधन का देखरेख राज्य ही करता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है समाज कल्याण करना। समाज कल्याणकारी जो है ये परियोजनाएं चलाता रहता है, कार्य करता रहता है। तो उद्देश्य है समाजवाद का कि समाज का कल्याण करना, लोगों का कल्याण करना। इसमें जो है स्वतंत्रता क्या होती है, फ्रीडम क्या होती है, समाजवादियों की में क्या क्या फ्रीडम मिलती है, तो आर्थिक स्वतंत्रता आपको मिलती है। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता का आर्थिक स्वतंत्रता आपको यहाँ मिलती है कैपिटलिज्म में, कि आप जो है अपने आप का विकास जो है कर सकते हैं। मगर जो है यहाँ पे स्वतंत्रता नहीं मिलती, समाजवादी में स्वतंत्रता जो है, आर्थिक स्वतंत्रता का अभाव होता है। क्यों अभाव होता है, आप कैसे बढ़ेंगे जब आपके पास कोई संसाधन होगा, उन संसाधन को बढ़ाने के लिए आपके पास रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए टीम होगी, और पूरा संसाधन तो यहाँ पे सरकार के पास है, मुख्य भूमिका जो है सरकार के पास है, पूरा संसाधन सरकार के पास है। तो इंडिविजुअल के विकास करने की स्वतंत्रता जो है समाजवादी में कम से कम होती है। इसीलिए जहाँ सोशलिज्म है, एक्चुअल सोशलिज्म जहाँ होता है, वहाँ पे जल्दी रिसर्च और डेवलपमेंट बहुत ज्यादा नहीं होती है। कोई इंडिविजुअल व्यक्ति जो है आगे बढ़ के कोई बड़ा कार्य नहीं करता है। ठीक है, क्यों नहीं करता है, क्योंकि जो है जानता है, जैसे कि मजदूरी, एक एग्जाम्पल के तौर समझिए कि एक बागान, एक खेतिहर मजदूर है। ठीक है, तो उसको जो है जमीन मिली हुई है। ठीक, सब में जमीन बराबर बराबर बटी हुई है, तो उसको भी मिला है कुछ टुकड़ा खेत का, वो खेती कर रहा है। वो खेती कर रहा है, या फिर मान लीजिए कोई मजदूरी ही कर रहा है वो, तो उसको दिन का उसको 100 रुपया मिलना था। ठीक है, दिन का 100 रुपया मिलना है उसको, उस मजदूर को, उस खेत के लिए जो खेत में वो काम करता है। तो वो जो है एक्स्ट्रा एफर्ट अपना नहीं लगाएगा कि हम उसको एक्स्ट्रा उत्पादन के लिए, मान लीजिए 2 कुंटल जो खेत उसको मिला था उसमें से 2 कुंटल अनाज होता था। ठीक है, तो एक्स्ट्रा वो एफर्ट नहीं लगाएगा कि इसको 2.5 कुंटल अनाज हो जाए। क्यों नहीं लगाएगा, क्योंकि वो जानता है कि मुझे 100 रुपया ही मिलेगा। ठीक है, तो उसका वेज अगर नहीं बढ़ रहा है प्रोडक्शन के हिसाब से, तो वो जो है उसमें अपना एक्स्ट्रा इनपुट नहीं देगा, कोई भी व्यक्ति नहीं देगा। तो वही समाजवाद में है कि संसाधन तो सरकार के पास है और सब में उसने बराबर बराबर बांट दिया है। ठीक, तो सबको सामान ही मिल रहा है, या तो फिर आप हैंडसम बन के जाइए, या बहुत ज्यादा स्किल वाले हैं तब भी आपको 5 किलो ही राशन मिलेगा। अगर नॉर्मल आप फटा पुराना कपड़ा पहन के जा रहे हैं, आप गरीब हैं, तब भी आपको 5 किलो ही राशन मिलेगा। तो उसमें ज्यादा ज्यादा आदमी जो है समाजवादी में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करता है। आर्थिक स्वतंत्रता का अभाव होता है, इस वजह से व्यक्तिगत विकास जो है कम होता है या नहीं के बराबर होता है। तो व्यक्तिगत स्वामित्व का भी अभाव होता है इसमें, तो किसी के पास अपना जो है कोई पूंजी नहीं होती है, कोई जो है धन नहीं, उस तरह का धन एकत्रित उसके पास नहीं हो पाता है। ठीक है, जब एक्चुअल समाजवाद होता है वहां पे। तो कार्ल मार्क्स के समाजवाद में यही मामला था। इसका जो उदाहरण है, पूर्व सोवियत संघ जो है, पूर्व सोवियत संघ जो यूएसएसआर था। ठीक है, वो पूर्ण सोवियत संघ रूस जो था, वर्तमान में रसिया कहते हैं, रसिया फेडरेशन, रसिया जो है, वहां पे ये चलता था सोशलिज्म। अभी वर्तमान में सोशलिज्म है, मगर वो सोशलिज्म कम कैपिटलिज्म में बदल गया पूरा। ठीक है, तो सोशलिज्म की क्या क्या सीमाएं हैं भाई, तो नवाचार का अभाव होता है इसमें। तो नवाचार क्यों करेगा, जब पूरा चीज सरकार चाहेगी तो नवाचार करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। इंडिविजुअल व्यक्ति कोई नवाचार करने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जानता है कि नवाचार करूंगा तब भी हमको उतना ही पैसा मिलेगा, नॉर्मल बैठा रहूंगा तब भी वो तो हमको उतना ही पैसा मिलेगा। तो इसमें जो है नवाचार का अभाव होता है, नौकरशाही और लाल फीताशाही होती है। तो संसाधन जो है किसके पास है, सरकार के पास है। तो सरकार के जो गुर्गे हैं, मतलब सरकार के जो अधिकारी हैं, तो वो संसाधन जब बांटने जाएंगे तो वो कुछ ना कुछ उसमें से कहेंगे कि हम तो, अब सरकार तो हर जगह देख नहीं रही है, तो सरकार मान लीजिए अपने ऊपर से भेज दी किसी के 20 किलो राशन, सबको दिन एक परिवार को 20 किलो राशन मिलना चाहिए, मगर कोटेदार जो है जाएंगे उसके पास तो वो 19 किलो ही देगा, 18 किलो ही देता है, 2 किलो काट लेता है। ठीक है, तो क्या हुआ, तो करप्शन ही होता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर
कोई कोई व्यक्ति जो है समाजवादी व्यक्ति ही मान लीजिए उसको, वो कंपनी जो है चलाना चाहता है, तो नौकरशाही से उसको गुजरना होगा। नौकरशाह आके चेक करेगा क्या आप सोशल वेलफेयर करेंगे कि नहीं करेंगे, सामाजिक कोई कार्य करेंगे कि नहीं करेंगे, संसाधनों का सही से वितरण करेंगे कि नहीं करेंगे समाजवाद में। तो वो जो है जल्दी उसको, मतलब कि नौकरशाही ऐसा रहेगा कि सरकार का पूरा दायित्व रहेगा, आप कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं कर पाएंगे। जब कुछ अलग अपने लिए करने जाएंगे तो तुरंत आपको रोक लग जाएगी, आपकी फाइल पास नहीं की जाएगी। तो लाल फीताशाही मतलब होता था कि एक फाइल है मान लीजिए जैसे, उसमें लाल फीता से लपेटा होता है, जब देखे होंगे वकालत वगैरह में जो, तो कोई उसी तरह की फाइलें होती हैं, उसको लाल कपड़े में लपेटा जाता है फाइल को, तो वही लाल फीताशाही है। मतलब कोई जल्दी खुलती नहीं है, जब तक आप घूस नहीं देंगे तब तक खुलेगा नहीं वो। ठीक है, वो आपकी फाइल खुलेगी नहीं, तो लाल फीताशाही बढ़ती है इसमें। ठीक, उपभोक्ता का विकल्प जो है, उपभोक्ता को विकल्प की कमी होती है। विकल्प की कमी इसीलिए होती है, सोशलिज्म में सबको समान तरीके से बांटता है और कोई जो है इसमें नवाचार नहीं करता है। तो क्या होता है, एक ही प्रोडक्ट सबको मिलेगा। ठीक है, तो उसमें जो है चॉइस का अभाव होता है, विकल्प नहीं मिलता है समाजवाद में। जो सरकार देगी वही लेना है। सरकार अगर मोटा चावल दे रही है आपको, तो आपको मोटा चावल ही खाना है। आप सोचेंगे हमको महीन चावल खा लें कोटे पे, तो महीन चावल कोटे पे नहीं मिलता है। ठीक है, मोटा अनाज, जो चीज सरकार देना चाहेगी वही आपको मिलेगा। तो आपके पास चॉइस कम की कमी है, विकल्प नहीं है आपके पास। ठीक है, तो व्यक्तिगत विकास का अभाव है इनके पास, व्यक्तिगत विकास नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, पूरे समाज का विकास अगर सरकार करना चाहेगी तो वही करेगी, क्योंकि संसाधन जो है सरकार के पास है। तो ये पूरा समाजवाद है। ठीक है, समाजवाद की जो सीमाएं हमने देख लिया, इसकी अच्छाई क्या है, तो अच्छाई यही है कि बहुत ज्यादा जो है विषमता समाज में नहीं होती है। कोई बहुत ज्यादा अमीर नहीं होता है, कोई बहुत ज्यादा गरीब नहीं होता है, एक लेवल के लोग होते हैं, मिलते जुलते हैं, आपस में रहते हैं। ठीक है, और समाज का कल्याण हमेशा होता रहता है, कोई दुखी नहीं रहता, कोई उस तरह से बिना खाए मरता नहीं है इसमें। तो ये सब बातें हैं, इसमें शोषणकारी प्रवृत्ति नहीं है कि शोषण हो रहा है किसी गरीब का, कोई अमीर इसको कर रहा है, तो इस तरह की प्रवृत्ति जो है इसमें नहीं होती है। तो ये जो थे हमने देखा कि पहला जो था कैपिटलिज्म, तो दो प्रकार तो यहाँ देख लिया हमने, तो पहला प्रकार था कैपिटलिज्म, दूसरा था सोशलिज्म। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं तीसरी अर्थव्यवस्था क्या है। तो इतना जो है ऐसे ही एग्जाम में पूछता है, मेंस में भी इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा कि कैपिटलिज्म किस तरीके से किसी देश को प्रभावित करता है। तो जो पॉइंट हमने बताया है उसको ही आपको लिखना होगा। ठीक है, जो पॉइंट हमने बताया है, ये सीमाएं क्या हैं, अच्छाइयाँ क्या हैं कैपिटलिज्म की, तो ये सब बताना होगा। कहाँ से उसका उद्भव हुआ था, उद्देश्य क्या है उसका, उसमें स्वतंत्रताएं कितनी होती हैं एक व्यक्ति को, कि क्या क्या वो व्यक्ति कर सकता है। तो इस तरीके से मेंस में भी इसका आंसर राइटिंग अगर कोई पूछता है तो लिख सकते हैं, निबंध में इस तरह से लिख सकते हैं। तो कई जगह इसका यूज कर सकते हैं आप चाहें तो। देखिए, कम नॉलेज के साथ जो है आप अच्छा उत्तर लिख सकते हैं। तो अच्छा उत्तर लिखने की कला होनी चाहिए आपके पास। जो भी टॉपर बनता है आईएएस में या पीसीएस में, उनका मार्क्स देखेंगे तो 50% से कम होता है, या 50%, 52% में ही टॉपर बन जाता है वो। तो सबसे कम खराब लिखना है आपको, सबको सबसे कम खराब जानना है। ठीक है, खराब तो सभी जानते हैं मगर सबसे कम खराब जानना है। और पीएचडी किसी चीज में नहीं करनी है कि हम पीएचडी करने लगेंगे। तो पीएचडी जिस दिन करने लगे किसी भी सब्जेक्ट में, उस दिन आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल से ही हो पाएगा। ठीक है, ये सब पूरी बात है। तो सोशलिज्म हमने देख लिया, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगला है। ठीक है, अगली जो अर्थव्यवस्था है, अगली अर्थव्यवस्था है मिश्रित इकोनॉमी या मिक्स्ड इकोनॉमी जिसको कहते हैं। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें क्या होता है, जब देखा कि समाजवाद जो है समाज के किसी आगे व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, पूंजीवाद जो है गरीबों का शोषण कर रहा है, तो किस तरीके से भाई चलेगी, किस तरह की कौन सी पॉलिसी ऐसी लाया जाए जिससे कि दोनों चीज होता रहे, समाज भी आगे बढ़ता रहे, समाज का कल्याण भी होता रहे। और कुछ इंडिविजुअल व्यक्ति जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनके पास दिमाग है, जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास पूंजी है, वो थोड़ा आगे भी बढ़े, मगर साथ साथ समाज का कल्याण भी होता रहे। ठीक है, संसाधन कुछ सरकार के पास रहे, कुछ संसाधन जो है कैपिटलिज्म के पास रहे या फिर निजी व्यक्तियों के पास रहे। ठीक है, तो इस तरह की जो अर्थव्यवस्था को मिक्स करके जो बनाया गया, तो उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे आज भारत की अर्थव्यवस्था है, इसमें देखेंगे अडानी, अंबानी, तो इनके पास भी संसाधन है, और सरकार भी, आपका ओएनजीसी हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, इंडियन रेलवे हो गया, इसको रखा हुआ है। तो ये मिक्स करके रख चल रहा है, इसलिए मिक्स करके चल रहा है कि हमको समाज के कल्याण के लिए भी काम करना है। तो समाज के कल्याण के लिए कौन सी काम करना है, तो जो सरकार योजना बनाती है, मिड डे मील वाली योजना है,
आपको राशन देने वाली योजना है, ठीक है, पेंशन वाली योजना है, कुछ जो है वृद्धा पेंशन मिलता है आपको, विधवा पेंशन मिलता है, ठीक है। और जो है कई तरह की जो स्कीमें सरकार चलाती है कल्याणकारी योजनाओं के लिए, जो राजकोष से पैसा उसमें खर्च होता है, उसको जो है वो करता है, ठीक है। और जो आगे बढ़ना चाहता है, जैसे जिसके पास पूंजी है, जैसे मुकेश अंबानी हो गए, तो अंबानी फैमिली क्या है, वो आगे आगे बढ़ ही रही है, ठीक है। सरकार भी अपना काम कर रही है, मुकेश अंबानी भी अपना काम कर रहे हैं, दोनों लोग मिक्स होकर चल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो है शोषण तो होता है, इसमें इसमें भी शोषण है, मगर शोषण जो है समाज पूंजीवाद से बहुत कम है, ठीक है। और कुछ संसाधनों के वितरण जो है समाज में हुआ है, कुछ जो है निजी व्यक्तियों के पास है। तो इस तरह से मिक्स मिक्स अर्थव्यवस्था जो है हमारे यहाँ। तो मिक्स अर्थव्यवस्था का उदाहरण जो है भारत में उसको जो है अपनाया गया है, मिक्स अर्थव्यवस्था का। तो इसमें क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या हम देखते हैं, तो पूंजीवाद और समाजवाद का मिश्रण है ये, ठीक है। तो पूंजीवाद की जो कमियां थी और समाजवाद की जो कमियां थी, उनको जो है संतुलित करने के लिए ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्भव हुआ, ठीक है। निजी मतलब पूंजी वाले में निजी कहते हैं, समाजवाद में सार्वजनिक बात होती थी, तब निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका जो है इसमें बहुत ज्यादा बढ़ी रहती है, ठीक है। और जो सार्वजनिक क्षेत्र के से जुड़े लोग हैं, ये जो सार्वजनिक क्षेत्र है, ये लोगों के कल्याण के लिए काम करता है, और निजी क्षेत्र जो है नवाचार के लिए काम करता है, अपने खुद के प्रॉफिट के लिए काम कर सकता है, लोगों को नौकरी देने के लिए काम कर सकता है। दोनों ये नौकरी तो ये भी सार्वजनिक देता है और निजी भी देता है, मगर निजी जो है आपको जल्दी नौकरी मिल जाएगी उसमें, ठीक है। और जो है आप जब चाहे तब छोड़ भी सकते हैं, जब चाहे पकड़ भी सकते हैं, तो निजी वाला है मामला। तो निजी मतलब प्राइवेट हो गया, और सार्वजनिक मतलब पब्लिक हो गया। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर जब मिलकर काम करते हैं तो उसको हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। सरकार का हस्तक्षेप कितना होता है भाई इस अर्थव्यवस्था में, तो मिश्रित में सरकार का हस्तक्षेप सीमित होता है। सीमित मतलब कि वो अपनी पॉलिसी पे ही कंट्रोल कर सकती है, और जो कोई प्राइवेट आदमी जो है किसी व्यक्ति का शोषण कर रहा है और अपने कर्मचारियों का शोषण करना पे अगर उतारू हो गया है, तो सरकार जो है नियम कानून, कंपनी अधिनियम और लेबर लॉज, ये सब ला के हस्तक्षेप कर सकती है उसमें, ठीक है। लेबर लॉज, मजदूरों का जो है नियम क्या होगा, कितने बजे छुट्टी होनी चाहिए उनको, किस तरीके की उनको किट पहनना होगा, अगर कोई खतरनाक केमिकल वाले फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो उनके लिए क्या क्या सेफ्टी नॉर्म्स होंगे, ठीक है, सुरक्षा के क्या क्या जो है रूल होंगे उसमें, जूता पहनना होगा, हेलमेट पहनना होगा। तो ये सब चीज़ों जो है सरकार हस्तक्षेप करके बताती है, और इस कहती है कि प्राइवेट को कि आप जो है एक मानव के रहने के लिए, एक मानवता वाला जो है एक वर्क प्लेस दीजिए, इनको कार्यस्थल दीजिए, जहाँ पे महिलाओं का शोषण न हो, मजदूरों का शोषण न हो, ठीक है, लिंग भेद न हो कोई, उस तरह की बात जो है सरकार करवाती है। तो सरकार का हस्तक्षेप होता है और थोड़ा कम होता है इसमें, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका, समाज का कल्याण करना उद्देश्य है, तो सार्वजनिक क्षेत्र वाले करते हैं, और लाभ कमाना जो है निजी वाले करते हैं। मगर समाज के कल्याण के लिए सरकार ने एक हस्तक्षेप किया कि आपको जो है आप देखेंगे कॉर्पोरेट सोशल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि जो निजी व्यक्ति को भी समाज कल्याण के लिए कोई कार्य करना होगा, तो निजी व्यक्ति जो है या फिर जो निजी कंपनी है, वो जो है अपने लाभ का कुछ परसेंट जो है समाज कल्याण के लिए कैपिटल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR जो है कंपनी अधिनियम 2013 में इसको लाया गया, इसको डाला गया कंपनी अधिनियम 2013 में। CSR जो है इसमें जो है कुछ परसेंट जो है अपने लाभ का समाज के कल्याण के लिए देना होगा। सरकार ने हस्तक्षेप करके निजी व्यक्तियों को ये बात बोला था, ठीक है। इसमें क्या होता है, संसाधन का भी असमान तो वितरण है इसमें। भारत में देखेंगे तो कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनके पास जो है, जो पूंजीवादी हैं, जिनके पास जो है देश के संसाधन का लगभग 70-80% हिस्सा जो है 10-12 लोगों के पास ही है पैसे का, ठीक है। और बाकी जनता जो है, अगर 80% से 20% में ही बाकी जनता निपट गई है, ठीक है। तो ये पूरा मामला है। तो संसाधन जो है कम असमान वितरण है, असमान वितरण तो है मगर कम असमान वितरण है, ठीक है। इनइक्वालिटी है, मगर इनइक्वालिटी जो है बहुत भयंकर नहीं है। कितना इनइक्वालिटी हो, जैसे कि पूंजीवाद में इनइक्वालिटी थी, ठीक है। तो इनइक्वालिटी जो है या फिर असमानता जो है बहुत कम है, ठीक, कम असमानता का कम वितरण है इसमें, ठीक। लिमिटेशन क्या है इसके, तो इसके लिमिटेशन में लाल फीताशाही है। लाल फीताशाही वही जो फाइल है, फाइल यदि खुलेगी नहीं, अगर निजी व्यक्ति कोई कंपनी खोलना चाहता है तो सरकार जो है अपने जो अधिकारियों को, जो कंपनी इंस्पेक्टर होते हैं, वो लोग जाके उसके चेक करेंगे कि इसका एनवायरमेंट ज़्यादा नुकसान तो नहीं करता है, जो भूमि लिया है वो किसी गौचर जमीन तो नहीं है, या फिर कोई सार्वजनिक जमीन तो नहीं है, ठीक है। वो सब चेक करेगा, जल्दी उसको लाइसेंस नहीं देता है, लाइसेंस राज आ जाता है इसमें। तो लाइसेंस राज में क्या है कि सरकार को बार बार बताना होगा कि मैंने
इतना जो लेवल का चीजें बढ़ा लिया है, इतना यूनिट अधिक प्रोडक्शन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो लाइसेंस जो है बनाना पड़ता है, किसी कोई कंपनी खोलनी है तो सरकार से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो इन सब बातों को इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था में इसकी लिमिटेशन है कि लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको, लाल फीताशाही की का शिकार होना पड़ेगा, नौकरशाही का शिकार होना पड़ेगा। नौकरशाही का शिकार होते ही भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। जैसे कि हमको कंपनी बैठानी है और एक अधिकारी आया और कहा कि आपका जो पर्यावरण जो क्लियरेंस है वो नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो है घनी बस्ती है, घना जंगल है, यहाँ पे बहुत नुकसान होगा लोगों को। तो मैं कहूँगा भैया ये 10 लाख लीजिए और मुझे क्लियरेंस दे दीजिए, तो 10 लाख लेगा और तुरंत ही सब कुछ सही हो जाएगा। जैसे मैंने देखा था इसका कि लाल लाल फीताशाही है, लाइसेंस राज है। अगला जो है भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार कब होगा? जब लाइसेंस वाला होगा और लाल फीताशाही होगी, दोनों में जो है भ्रष्टाचार जो है व्याप्त होता है। भ्रष्टाचार जो है व्याप्त होता है। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें कि पीपी में टकराव होगा। पीपी मतलब होता है पब्लिक, और एक पी का मतलब प्राइवेट। तो पब्लिक और प्राइवेट में टकराव होता है, जो निजी में और क्या कहते हैं, निजी वाला और सार्वजनिक वाले क्षेत्रों में, दोनों में टकराव हो सकता है किसी पॉइंट को लेके। जैसे सरकार भी पेट्रोलियम का उत्पादन करे, इंडियन ऑयल पेट्रोल बेच रहा है और रिलायंस वाला भी पेट्रोल बेच रहा है। ठीक है, तो इंडियन ऑयल तो सार्वजनिक है और जो रिलायंस का है वो अंबानी का है। तो प्राइस को लेकर डिस्प्यूट, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कि भारत सरकार जो है कल्याणकारी योजनाओं के लिए वो 90 रुपये किलो लीटर पेट्रोल बेचना चाहता है, और जो है रिलायंस वाला उसको फायदा नहीं हो रहा 90 पे बेचने पे, तो 100 बेचना चाहता है। तो लोग कहाँ पे जाएंगे? कंपटीशन का अभाव हो गया है यहाँ पे। तो लोग जो है सरकारी की तरफ ज्यादा झुकेंगे, इंडियन ऑयल की तरफ ज्यादा आएंगे। ठीक है, तो उनमें टकराव हो सकता है। इसमें राजकोषीय बोझ बढ़ता है। जब सरकार जो है पेट्रोल को 90 रुपये में बेचेगी उसको जो है, और रिलायंस वाला 100 रुपये में बेच रहा है, तो सरकार जो 10 रुपये घाटा सह रही है, ये क्यों सह रही है? क्योंकि वो लोगों का कल्याण करना चाहती है। एक उदाहरण के तौर पे लोगों का कल्याण करना चाहती है, इस वजह से है वो 10 रुपये घाटा सह रही है। तो 10 रुपये के भरपाई का बोझ जो है राजकोष पे पड़ेगा भारत के। ठीक है, भारत के राजकोष पे पड़ेगा, भारत की संचित निधि पे पड़ेगा। तो क्या होगा? राजकोषीय बोझ बढ़ सकता है, क्योंकि सरकार जो है नई नई स्कीमें चलाती रहती है, जिससे कि राजकोष पे बोझ बढ़ता है। ठीक है, अगला है सीमित प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा देखिए कम हो गई यहाँ पे। 100 रुपये वो बेच रहा है, 90 रुपये बेच रहा है, तो 90 रुपये के पास आसपास लोग भागेंगे कि 90 रुपये वाला जो पेट्रोल मिल रहा है वहां पे हम चलते हैं। तो ये जो है 100 रुपये वाला जो रिलायंस का पेट्रोल पंप है वो खाली रहेगा। अगर यहीं पे 99 और 100 होता, 99 100 का डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस होता, तो आदमी जो है 1 रुपये के लिए बहुत दूर चल के ना जाता, सोचता चलो 1 रुपये की बात है यहीं पे ले लेते हैं, तो कंपटीशन थोड़ा हाई रहता। ठीक है, तो ये जो पूरा आपका मिक्स्ड इकोनॉमी में है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी जो है भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी ने, उन्होंने उनकी दूरदर्शिता पर मिक्स्ड इकोनॉमी जो है रखी गई भारत में। ठीक है, और भी लोग थे, लाल बहादुर शास्त्री के साथ साथ, ओ लाल बहादुर जवाहरलाल नेहरू के अलावा और लोग भी थे। ठीक है, हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अलावा जो उनके सलाहकार थे, उस समय के जो जानी मानी हस्तियां थी, सब लोग इन्वॉल्व थे इसमें, इसको अपनाने के लिए। तो अपनाने के पीछे यही कारण था कि हमको न पूरी तरह समाजवाद बनना था, न पूरी तरह से पूंजीवाद बनना था। हम लोग के देश की जो संरचना है, देश के जो लोग थे उस समय पे, उस ऐसी स्थिति थी नहीं कि बहुत पढ़े लिखे थे कि हम पूंजीवाद की तरफ चले जाते। अब बहुत संसाधन नहीं था कि सब में हम बराबर वितरण कर दें, तो हमको विकास भी करना था और लोक कल्याण भी करना था। तो विकास के साथ लोक कल्याण करना था, इस वजह से हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपना लिया। ठीक है, तो ये पूरा बात हो गई मिक्स्ड इकोनॉमी की। अगला इकोनॉमी क्या है? तो ये तीसरी इकोनॉमी हो गई, ये तीसरी अर्थव्यवस्था है मिक्स्ड। चौथी है खुली अर्थव्यवस्था। क्या होती है? तो खुली अर्थव्यवस्था या ओपन इकोनॉमी क्या होती है? तो इकोनॉमी जो मुख्यतः तीन है, वही आपका कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी, ये तीन मेन है। मगर आगे जो है, आगे चल के ये सब भी आई। खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है या खुली अर्थव्यवस्थाएं क्या होती हैं? तो खुली अर्थव्यवस्था का जो संबंध है वो बाह्य क्षेत्र से है या इंटरनेशनल से है। इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जहाँ पे होता है, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी आपके देश में आ सकती हैं, निर्यात और आयात कर सकती हैं। ठीक है, अपना कंपनियां बैठा सकती हैं, अपना कैंपस खोल सकती हैं जो कंपनियां हैं। तो वो जो है संबंध, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध जब हो जाता है,
बाहर से सामान का आवागमन जो है होने लगता है कि विदेश से भी सामान आ रहा है, भारत से सामान जा रहा है, ठीक है। इंटरनेशनली व्यापार होने लगता है अगर, और संबंध बनने लगते हैं, तो वो जो है खुली अर्थव्यवस्था में आता है। खुली अर्थव्यवस्था का प्रभावी तत्व जो है उदारवादी एवं निजी आर्थिक तत्व। तो उदारवादी होना चाहिए, उदारवादी मतलब कि उदार होना चाहिए, कि हम जो कस्टम ड्यूटी बहुत ज़्यादा ना लगा दें, ठीक है, डंपिंग ड्यूटी बहुत ज़्यादा ना लगा दें, तो चीज़ें जो हैं उदार होनी चाहिए, तभी जो है कोई विदेशी आपके देश में आएगा और यहाँ से सामानों का या अपना व्यापार जो है वो कर सकेगा। तो उदारवादी होनी चाहिए, इसमें प्रभावी तत्व तो उदारवादी होना चाहिए, और निजी आर्थिक तत्व तो होने चाहिए, निजी लोग भी होने चाहिए, सरकारी लोग भी होने चाहिए, तो सब कुछ इसमें होना चाहिए। आयात निर्यात जो है न्यूनतम, आयात निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध होना चाहिए, कम से कम जो है रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे, ठीक है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है काफ़ी जो है न्यूनतम प्रतिबंध के साथ होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे हांगकांग में जो है खुली अर्थव्यवस्था है, और सिंगापुर में जो है खुली अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ पे क्या है, आसानी से आप जा सकते हैं, आसानी से व्यापार कर सकते हैं, कोई भी जाकर कंपनी खोल सकता है, कोई भी कहीं भी कुछ भी कर सकता है वहाँ पे। कुछ भी करने का मतलब कि आर्थिक गतिविधियां कर सकता है वहाँ, ठीक है। तो खुली अर्थव्यवस्था आपने समझा कि बाहरी देशों से आयात निर्यात, ठीक है, और कंपनियों का रिलेशन, जो बाहर भी कंपनी लगा सकता है, अंदर देश में अभी आके लगा सकता है, तो उसकी रोक टोक बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो खुली अर्थव्यवस्था में वो सब आता है। इसकी सीमाएं क्या है, तो सीमाएं के बाहरी झटका का प्रभाव पड़ता है। जैसे आज हमारा जो है ग्लोबल इकोनॉमी है हमारे देश की, तो ईरान का युद्ध हो रहा है, ईरान और इजराइल के युद्ध में हमारे खाड़ी देश से आने वाले जो भी जहाज हैं उनको रोक दिया जा रहा है, तो आज हमारे देश को भी इफेक्ट पड़ रहा है। डीजल पेट्रोल जो है महंगा पड़ रहा है, और जरूरी सामान है जो कि उसका प्रभाव हमारे देश में पड़ रहा है। तो बाहरी झटका का प्रभाव जो है ये ओपन इकोनॉमी में या ग्लोबल इकोनॉमी में ये सब होता है, ठीक है। तो बाहरी झटका का प्रभाव पड़ेगा, किसी दूसरे देश में कोई घटना हो रही थी उसका इम्पैक्ट जो है हमारे देश में भी पड़ेगा। घरेलू उद्योग पर दबाव बनेगा, क्योंकि विदेश में जो है, जैसे जो अमीर देश हैं, जैसे विकसित जो देश हैं, उनके पास मशीनरी बहुत ज़्यादा है, स्किल्ड लेबर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी बल्क मात्रा में करते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें बनाते हैं, रिसर्च करके बनाते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनका जो है क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो जैसे वो हमारे यहाँ आएगी, तो हमारे यहाँ जो है देश भर का भ्रष्टाचार है, लाइसेंस राज है, पैसा दे के कोई सामान बन रहा है, एडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है खाद्य पदार्थों में, तो लोग जो है वहाँ का जो है सामान खरीदने पे लग जाएंगे, जो अच्छा है बाहरी सामान को खरीदने में लग जाएंगे लोग। लग्जरी, जैसे अभी लावा का मोबाइल था हमारे यहाँ, हमारे देश की मोबाइल थी, मैक्रोमैक्स थी, मगर ये लोग उतना क्वालिटी दे नहीं पाए, तो क्या हुआ, इनका पतन हो गया। और विदेशी जैसे एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, वीवो हो गया, ठीक है, रियलमी हो गया, ये सब जो है आके पूरा कब्जा कर लिए। तो घरेलू उद्योग पर दबाव काफी बढ़ गया इसमें, ठीक है। तो बाहर से अच्छे सामान आएगा, तुम्हारा सामान सही नहीं है, तो तुमको भी दबाव बनेगा कि तुम भी अच्छा जो है उत्पादन करो, ठीक है। और कम दाम में भी कभी मिल जाता है, कभी कम दाम में बहुत अच्छी चीजें मिल जाती हैं। और भारत में मशीनीकरण नहीं है, तो हाथ से लोग बनाते हैं, तो उसमें समय ज़्यादा लगता है, तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। तो इसलिए जो है घरेलू उद्योग पर दबाव बढ़ जाता है, नेगेटिव भी दबाव बढ़ता है, पॉजिटिव भी दबाव बढ़ता है। तो नेगेटिव दबाव में क्या होता है कि लोग जो है घरेलू उद्योग को छोड़ देते हैं और जो है दूसरे कार्य में लग जाते हैं, तो काफी नुकसान भी होता है इससे। विनिमय दर की जोखिम हो जाती है, एक्सचेंज रेट का जोखिम रहता है। जैसे आज हम देख रहे हैं कि डॉलर जो है 96 रुपए के आसपास हो गया है, तो डॉलर में वेरिएशन जैसे होता है, तो हमारे देश में भी वेरिएशन होगा, ठीक है। एक्सचेंज रेट का भी जोखिम होता है। जैसे डॉलर का जो है भाव काफी बढ़ गया है, तो उसमें भी समस्याएं जो है बनी रहती हैं, ठीक है। अगला है एक्सचेंज रेट, विनिमय दर की जोखिम, मतलब वही है डॉलर और रुपए का एक्सचेंज। कोई अगर डॉलर बढ़ गया है, डॉलर का जो है प्राइस बढ़ गया, तो जो हमारे यहाँ से आयातक हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे डॉलर का दाम बढ़ा है, तो आएंगे हमारे देश में, तो हमारे देश में वो रुपया ज़्यादा ले लेंगे। $1 का पहले अगर 80 रुपये मिलता था, तो आज जो $1 का 96 रुपये का मिलेगा, तो 96 रुपये का सामान हमारे देश से वो लेके चले जाएंगे बाहर, तो निर्यात बढ़ जाता है, ठीक है। और आयात जो है कम हो जाएगा, क्योंकि हम अगर 96 रुपये देते हैं तब हमको $1 मिलेगा, उससे पहले हम 80 रुपये देते थे, जब डॉलर का प्राइस बढ़ा नहीं था तब हमको $1 मिलता था। तो निर्यात काफ़ी बढ़ता है जब जो है डॉलर का प्राइस बढ़ेगा, तो विनिमय दर का जोखिम जो है बढ़ जाता है। अगला है नीतिगत स्वायत्ता की कमी हो जाती है। नीतिगत स्वायत्ता मतलब देश जो है अपने हिसाब से कानून नहीं बना सकता, जब इंटरनेशनली या ग्लोबली जब जुड़ गया है,
ठीक है, ग्लोबली जुड़ने का मतलब जैसे WTO से जुड़ गए हैं हम, IMF से जुड़ गए हैं, तो अपने मन मानी हम नहीं कर सकते। हमको WTO का अगर एग्रीमेंट को साइन किए हैं तो अपनी अर्थव्यवस्था को WTO के हिसाब से ही हमको चलाना होगा। तो नीतिगत स्वायत्ता की कमी हो जाती है, नीतिगत स्वायत्ता जो है वो कम हो जाता है, पूंजी का बहिर्गमन हो जाता है। जैसे FDI आता है, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, और एक होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, FPI होता है। तो FPI वाला होता है, काफी डायनेमिक होता है। वो लोग आते हैं और थर्ड पार्टी से वो पैसा निवेश करवाते हैं, और जब भी भारत में कोई संकट आता है तो पैसा लेके भाग जाते हैं वो लोग। ठीक है, या कोई बाहरी इंटरनेशनल कंपनी आई तो भारत में आके अपना कंपनी स्टैब्लिश की, जैसे सैमसंग हो गया, रिलायंस हो गया, तो अक्सर आप लोगों के पास देखोगे तो 100 लोगों में 99 लोगों के पास में बाहर के स्मार्टफोन है, भारत का लावा और मैक्रोमैक्स का है ही नहीं। तो क्या हो रहा है, तो पूंजी का बहिर्गमन हो रहा है कि हम जब सैमसंग खरीदने जाएंगे तो हम पैसा देंगे उस सैमसंग कंपनी को। सैमसंग कंपनी कहाँ की है, तो कोरिया की है, तो उधर चले जाएगा पैसा, आपका बाहर चला गया। तो पूंजी का बहिर्गमन हो जाता है इसमें। ठीक है, श्रम बाजार की बाधाएं, तो श्रम बाजार में भी बाधाएं जो है आती हैं। तो ये जो है हमारा ओपन इकोनॉमी है, उसकी कुछ सीमाएं हैं। तो ओके, ओपन इकोनॉमी के फायदे भी कई हैं कि नई नई टेक्नोलॉजी हमारे देश में आती है, ठीक है, कंपटीशन बढ़ा रहता है, ठीक है, लोग हमारे यहाँ विदेश जाके काम करते हैं, विदेशी सामानों का हम यूज कर लेते हैं, ठीक है, और अच्छी अच्छी दवाइयाँ, अच्छे अच्छे मशीन इक्विपमेंट जो हेल्थ के लिए सही होते हैं, या फिर इस तरह की चीज़ें जो हैं, लोगों का जो है टूरिज्म हमारे यहाँ बढ़ता है, टूरिस्ट आते हैं हमारे यहाँ घूमते हैं, तो उससे हमारे देश को इनकम होती है। तो ये सब चीज़ें जो है, अच्छी चीज़ें भी इसमें होती हैं, मगर ये निगेटिव चीज़ें इतना है। ठीक है, तो ये हमारी ओपन अर्थव्यवस्था थी। अगला है, अगली है, कौन कितने नंबर की थी वो, 3 4 5वीं है, बंद अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या है, तो बंद अर्थव्यवस्था इसी का, जो ओपन अर्थव्यवस्था थी इसी का उल्टा है। यहाँ पे सब कुछ बंद है, कहीं निर्यात आयात नहीं होता है। जैसे भारत जब शुरुआत में जब आज़ाद हुआ था तो काफ़ी डरा हुआ था, तो वो ज़्यादा जो है बहुत सीमित मात्रा में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता था। क्यों, उसको अभी भी डर था कि विदेशी कंपनी फिर आएगी, फिर हमारे देश में राज करने लगेगी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। तो बंद अर्थव्यवस्था शुरू के कुछ सालों तक हमने चलाया था। तो बंद अर्थव्यवस्था में यही होता है कि कोई अन्य देश जो है के साथ कोई गतिविधि जो है नहीं होती, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे वर्तमान जो है साउथ कोरिया है, सॉरी नॉर्थ कोरिया है, उत्तर कोरिया, तो बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण है उत्तर कोरिया। ठीक है, अगला इसमें छठा नंबर का, डेवलप्ड इकोनॉमी या विकसित देश क्या है। तो डेवलप्ड इकोनॉमी क्या होती है उसको समझते हैं। तो डेवलप्ड इकोनॉमी क्या होती है, तो डेवलप इकोनॉमी में उच्च औद्योगिक स्तर होता है, मतलब विकसित अर्थव्यवस्था जहाँ पे लोगों का जो है रहन सहन उच्च हो, पर कैपिटा इनकम जो है उच्च हो, असमानताएं काफी कम हो, मशीनीकरण या आधुनिक मशीनों का बहुत ज्यादा यूज हो रहा हो। ठीक है, पारंपरिक ईंधन को हटा दिया उन्होंने, सौर सेल और न्यूक्लियर पावर और टाइडल एनर्जी, इन सब चीजों का यूज करते हो। ठीक है, अर्थव्यवस्था में प्रधानता होती है तृतीयक सेक्टर की। तो विकसित देशों में जो तृतीयक सेक्टर होता है, जो सर्विस सेक्टर होता है, उसकी प्रधानता होती है। ठीक है, और राष्ट्रीय आय काफी बड़ी होती है, पर कैपिटा इनकम जो है आई होना चाहिए, PCI अधिक होता है, पर कैपिटा इनकम अधिक होता है कि एक जो व्यक्ति है उसकी जो है इनकम कई लाखों में होती है। तो ये जो विकसित अर्थव्यवस्था में ये सब होता है कि विकसित देश जो है, जो आधुनिकरण से लैस हों, तक नई नई एडवांस मशीनें हों उनके पास, सुपर कंप्यूटर हो उनके पास, अंतरिक्ष में बहुत ज़्यादा आगे चले गए हों, पर कैपिटा इनकम जो है उनका काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, लोगों की जो जीवन जो प्रत्याशा है वो काफ़ी अधिक हो, तो इन सब मामलों में जो है विकसित देश उसमें आते हैं। ठीक है, आधुनिक तकनीक का यूज कर रहे हैं वो लोग, तो विकसित देश में आते हैं। जैसे USA हो गया आपका, ब्रिटेन वगैरह हो गए, यूरोपीय देश हो गए, सब विकसित देश है। नॉर्वे हो गया, स्वीडन, ठीक है, ये लोग जो है विकसित हैं। ठीक, तो तृतीय सेक्टर का बहुत ज्यादा योगदान होता है विकसित देशों में। अगला है विकासशील देश। विकासशील देश क्या है, जैसे हमारा भारत है, चीन है, ये सब ब्राजील है, सब विकासशील देशों में आते हैं। यहाँ पे क्या होता है, आप विकसित देश से की तुलना में कम प्रति व्यक्ति आय होती है। जो आय है, पर कैपिटा इनकम है, वो विकसित देशों से कम होती है। ठीक है, लोगों का जीवन स्तर थोड़ा निम्न होता है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय जो है, पर कैपिटा इनकम कम होती है, GDP कम होती है। ठीक है, औद्योगिक स्तर इनका निम्न होता है, औद्योगिक स्तर निम्न होता है, जीवन स्तर भी निम्न होता है, निम्न बजट होता है इनका, और निम्न पूंजी निर्माण होता है। निम्न बजट के साथ, बचत बचत है, बजट नहीं है, बचत, निम्न बचत के साथ जो है निम्न पूंजी निर्माण जो है इसमें होता है। ठीक है,
तो ये पूरा जो है हमारा विकसित अर्थव्यवस्था में आता है। इसका उदाहरण जो है भारत है, भारत है, ब्राजील है, ठीक है, और चीन है। ये विकसित अर्थव्यवस्था में आते हैं, मतलब अभी अभी जो है ये विकासशील बनने की ओर जो है अग्रसर हो रहे हैं, तो उनका जो है ये पूरा मामला है, ठीक है। निम्न पूंजी निर्माण जो है विकासशील देशों का जो है निम्न पूंजी निर्माण, ये सबसे मुख्य बात है इसमें। ये इनका मुख्य लक्ष्य वो होता है, क्या कहते हैं, लक्षण होता है कि निम्न पूंजी निर्माण होता है वहां पे, निम्न बचत होती है वहां पे, ठीक है। तो ये हमारा विकासशील अर्थव्यवस्था का ये उदाहरण है। अगला देखेंगे हम लोग, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है। यहाँ पे संसाधनों, जिसमें मानव, प्राकृतिक और भौतिक संसाधन नहीं है, ठीक है, ना के बराबर इनका विकास जो है मगर वो ना के बराबर यूज हो रहा है उनका, ठीक है। जहाँ पे संसाधनों का, जिसमें मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और भौतिक संसाधनों का कम से कम यूज हो रहा है या ना के बराबर यूज हो रहा है, वहां पे अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होती है। यहाँ पे जो है निम्न आर्थिक विकास, रहन सहन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ निम्न रहता है एकदम से, बहुत ज्यादा कुपोषण है, स्वास्थ्य सही नहीं है, जीवन प्रत्याशा कम है, आर्थिक गतिविधियां बहुत कम है। इनके पास संसाधन तो हैं मगर उसका दोहन सही से नहीं हो पाया, ऐसा वहाँ पे टेरेन है। टेरेन मतलब कि ऐसा एरिया है कि वहाँ पे लोग सही से जा नहीं पा रहे हैं, गाड़ियां जा नहीं पा रही, मशीन लग नहीं पा रही हैं। तो ऐसा क्षेत्र आता है जिसमें अफ्रीका के देश आते हैं, उदाहरण के तौर पे अफ्रीका के देश में सोमालिया है, चाड है, नाइजीरिया है, ये सब चीजें इसमें आती हैं। तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था इस तरह की होती है, ठीक है। तो हमने इन अर्थव्यवस्थाओं को देख लिया। अगला हम लोग देखेंगे कि अर्थव्यवस्था, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, मतलब कि अर्थव्यवस्था के कितने सेक्टर में उसको बांटा गया, कितने भागों में बांटा गया है उस तरह से, ठीक है। तो पहला हम देखेंगे इसमें अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कहाँ कहाँ है उसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक। तो अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र है उसको समझेंगे हम लोग। ठीक, तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हम देखेंगे तो पहला है प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, तो जहां पे सबसे पहला चीज, कोई चीज जो हम खाने योग्य, हमारी कोई वस्तु है जो सबसे पहले जहां से उगती है, ठीक है, बेसिक भाषा में समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जैसे कृषि से सबसे पहले अनाज होता है, अनाज से जाके आगे जो है ब्रेड बनता है, टोस्ट बनता है और अन्य चीजें बनती हैं, रोटी बनती है। तो जो प्राथमिक चीजें हैं, कृषि से जुड़ी जो चीजें हैं, कृषि से जो उत्पादन होता है वो प्राथमिक सेक्टर में आता है, ठीक है। कृषि से जुड़ी अन्य गतिविधियां जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, ठीक है, जो माइनिंग होती है वो सब, और बागानी हो गया, सारी जो चीजें जो प्राथमिक स्तर पे हमको मौजूद होती हैं, कृषि कार्य से हमको मिलती हैं, कृषि से जुड़े क्षेत्रों से हमको मिलती हैं, वो सब प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो कृषि एवं संबंधित क्षेत्र इसमें आते हैं। कृषि एवं संबंधित क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में आता है। यह जो है प्राकृतिक आधारित होता है, प्रकृति के आधार पे होता है। यहाँ पे कृषि, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, वनकी, उत्खनन और खनन, ये सब इसमें आता है। तो इसमें क्या है, भारत की अगर बात करें तो सर्वाधिक लोग जो हैं, 50% से अधिक लोग जो हैं, ये प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र पे निर्भरता जो है ये विकासशील देशों की एक लक्षण के रूप में देखा जाता है, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है भाई, तो कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र, जो कि प्रथम स्तर पे, जो प्राथमिक लेवल पे भोजन के छोटे छोटे चीज जो है उत्पादित करते हैं, और इनसे चल के आगे द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर इनसे पनपता है, इनके भरोसे चलता है प्राथमिक सेक्टर के, ठीक है। तो कृषि, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, वनकी, उत्खनन, खनन, ये सब जो है इसमें शामिल है, ठीक है। और इससे जुड़े लोगों को हम रेड कॉलर जॉब वाले लोग कहते हैं। जो इसमें खेती किसानी में लगे हुए लोग हैं उनके कहते हैं रेड कॉलर जॉब कर रहे हैं। तो जो किसान हैं वो रेड कॉलर जॉब कर रहे हैं, इस बात को याद रखना है। और प्राथमिक सेक्टर का जो है कृषि में जो है जीडीपी में योगदान जो है 17.7% है। 50% से अधिक जनसंख्या इसमें लगी हुई है, मगर इसका योगदान जो है जीडीपी में 17.7% है मात्र। और जीबीए में 16 से 18% के बीच में वेरिएशन करता रहता है, ठीक है। तो 16 दशमलव कुछ परसेंट वर्तमान में जीबीए में है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड दूसरा होता है, इसके बारे में आगे हम लोग जानेंगे। जीडीपी जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, इसके बारे में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इतना बस याद रखें कि जीडीपी में 17.7% है और जीबीए में 16 दशमलव कुछ परसेंट के आसपास बना हुआ है, ठीक है। ग्रॉस वैल्यू एडेड जीबीए का फुल फॉर्म होता है, इसको आगे हम लोग देखेंगे, ठीक। तो प्रथम सेक्टर में ये बात हो गई। प्रथम सेक्टर मतलब कृषि से जुड़ा क्षेत्र प्राथमिक सेक्टर में आता है, इससे जुड़े लोग रेड कॉलर जॉब कहलाते हैं, ठीक है।
तो ये रेड कॉलर जॉब कौन कौन कराता है? 4 ऑप्शन देके रेलवे वगैरह एग्जामों में या वन डे के एग्जामों में से पूछ सकता है, तो थोड़ा इसको याद रखिएगा। ये वाला, ये एग्जाम से पॉइंट से, एग्जाम के पॉइंट से ये ठीक सही है, सही चीज है, ठीक है। और कभी कभी पूछता है कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या खनन आता है? तो भाई माइनिंग आता है। जो माइनिंग है ये भी जो है आपके प्राथमिक सेक्टर में आता है, यूपीएससी में पूछ लिया था एक बार इसको, ठीक है। तो खनन जो है उसी में आता है। अगला है इसमें द्वितीयक सेक्टर। द्वितीयक सेक्टर में क्या आता है? तो देखिए, इसको हम लोग इंडिविजुअली कृषि को, पशुपालन को, मछली पालन, मुर्गी पालन, वनकी उत्खनन, इस सब के बारे में हम एक एक चीज पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। आगे के आने वाले जो लेक्चर हैं उनमें सबको इसको पढ़ा जाएगा अलग से, ठीक है। मगर इसमें जो है हम देख रहे हैं कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या है, अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ फैला हुआ है। तो प्रथम सेक्टर हमने देख लिया। अब द्वितीय सेक्टर क्या है? इसी से जब यहाँ से मान लीजिए गेहूं हो गया, गेहूं बन गया, तो गेहूं का क्या होगा? ब्रेड बनाना है, मान लीजिए ब्रेड बनाना, तो ब्रेड बनाने के लिए हमको कंपनी में जाना पड़ेगा, तब तो ब्रेड बनेगा बल्क लेवल पे, ठीक है। कंपनी में जाना पड़ेगा। तो कंपनी जो है जो ब्रेड बनाती है वो द्वितीय सेक्टर में आती है, समझ रहे हैं? जो कंपनी जो है ब्रेड बनाती है वो द्वितीय सेक्टर उसको कहते हैं। उसमें उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र शामिल होते हैं। द्वितीय सेक्टर में प्राथमिक क्षेत्रों से उत्पन्न जो रॉ मटेरियल है उसका प्रोसेसिंग करके जो नया प्रोडक्ट बनता है वो द्वितीय सेक्टर में बनता है, जिसमें उद्योग और विनिर्माण शामिल है, ठीक है। उत्खनन या खनन से हमको कोयला मिलता है, लौह अयस्क मिलते हैं, इससे जो है यहाँ पे आपका स्टील बनता है, सरिया बनता है, लोहा बनता है, कमानी बनती है, ढेर सारी चीज बनते हैं। तो क्या होता है, ये उद्योग में जाके बनता है या विनिर्माण क्षेत्र में जाके बनता है, मैन्युफैक्चरिंग जिसको कहते हैं, विनिर्माण। तो उद्योग और विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है द्वितीय सेक्टर का ही रूप है। यहाँ पे कच्चे माल जो फर्स्ट सेक्टर में या प्राथमिक सेक्टर में जो देखे थे उसी का प्रयोग करके द्वितीय सेक्टर चलता है, ठीक है। अगला है गतिविधियां क्या क्या है इसमें। तो अस्थायी संपत्ति होती है। अस्थायी संपत्ति मतलब एक कंपनी आपको बनाना पड़ेगा। अगर ब्रेड बनाना है तो आप उसको गाड़ी पे लेकर नहीं चल सकते पूरी फैक्ट्री को, एक प्रॉपर मजदूर लगेंगे उसमें, ठीक है। गेहूं से वहां पे आटा आएगा, गन्ने से चीनी आएगी, ठीक है, तभी तो बनेगा मीठा ब्रेड जो जैसे बनता है। कोई भी चीज बनती है तो कृषि से ही जुड़ी बनती है। और उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र का मुख्य भाग है, ठीक है। इसमें जो है भवन आते हैं, कंपनी आती है, मशीनरी जो है इसमें आती है। जैसे विनिर्माण में हम कपास से कपड़ा बनाते हैं, कपास जो है कृषि में आता है। कपास को रिफाइन करके उसको प्रोसेस करके हम कपड़ा बनाते हैं। खनन जो कोयला है वो प्राथमिक सेक्टर में आता है, कोयले को जला के हम विद्युत पैदा करते हैं, तो ये भी है। खनन में गैस भी आता है, गैस का यूज करके हम खाना बनाते हैं, गैस का यूज करके हम कंपनी में ईंधन के रूप में उसको कार्य करते हैं, ठीक है। तो इससे जुड़े लोग जो होते हैं, द्वितीय सेक्टर से जुड़े लोग को ब्लू कॉलर जॉब कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। जो द्वितीय सेक्टर से जुड़े लोग हैं उनको ब्लू कॉलर जॉब वाले लोग कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ब्लू कॉलर जॉब वाले लोग। अगला है कि जीडीपी में योगदान कितना है इनका, ब्लू कॉलरों का या फिर द्वितीय सेक्टर का जो है जीडीपी में योगदान 24 से 26% के बीच में है। तो 24 से 26% के बीच में है, मतलब कि 26 दशमलव कुछ परसेंट इनका अभी भी वर्तमान में जीडीपी में योगदान है। और जीबीए में 25% का योगदान है इनका, ठीक है। ग्रास वैल्यू एडेड में 25% का योगदान है और जीडीपी में 26% तक का इनका योगदान बना हुआ है। किसका? द्वितीय सेक्टर का, ठीक। तो ये याद रखिए, द्वितीय सेक्टर में ब्लू कॉलर जॉब कहते हैं, प्राथमिक सेक्टर में रेड कॉलर जॉब है, द्वितीय सेक्टर में ब्लू कॉलर जॉब है। द्वितीय सेक्टर में उद्योग और विनिर्माण आता है, जो प्रथम सेक्टर के कच्चे मालों का यूज करके एक खाने योग्य प्रोडक्ट या पहनने योग्य कपड़ा बनाते हैं। अगला है तृतीयक सेक्टर, जिसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। सर्विस सेक्टर या तृतीयक सेक्टर जिसको कहते हैं, इसमें क्या आता है भाई? तो जो ये गेहूं को ब्रेड बनाने वाली कंपनी तक जो ले गया, तो कोई पैदल तो लेके जाए नहीं, इतना जो गेहूं है, इतना आटा है, या इसको कोई पैदल तो लेके जाएगा नहीं। तो इसके लिए आपको यातायात चाहिए, यातायात, ठीक है। तो यातायात का साधन जो है एक सर्विस सेक्टर में आता है। तृतीय सेक्टर यहाँ भूमिका निभाता है गेहूं को कंपनी तक पहुंचाने के लिए। तृतीय सेक्टर आता है यातायात, जिसमें ट्रक आ गया, आपका ट्रॉली है, ट्रेन है, वायुयान है, जलयान है, ठीक है। जितने ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम है सारे इसमें आते हैं। तो तृतीय सेक्टर में क्या है? प्रथम और द्वितीय को सेवा देना। तो प्रथम सेक्टर को और द्वितीय सेक्टर को सेवा देना क्या आता है? तो उसमें आता है तृतीय सेक्टर। तृतीय सेक्टर में क्या है? परिवहन है, संचार है, जैसे फोन ऑन करते हैं तो बैठे हैं खेत में और फोन करें, भाई थोड़ा पानी लेके आ जाना, भाई मेरे यहाँ 2 बोरी यूरिया पहुंचा दो। तो कौन कर रहा है ये संचार?
तो संचार भी सर्विस सेक्टर है, होटल है, बैंकिंग है, बीमा है, चिकित्सा है, सामुदायिक सेवा है, लोक प्रशासन है। ये सारे जो है तृतीय सेक्टर के भाग हैं, जिसमें हॉस्पिटैलिटी आती है, मतलब कि ये बैंकिंग वाला जो रहने होने के बाद जो है होटल वगैरह जो है इसमें आता है। खाना पीना, रेस्टोरेंट हो गया, ये सब भी सर्विस सेक्टर में आते हैं। ऐसे जो जुड़े लोग हैं वो व्हाइट कॉलर जॉब कहलाता है, उनको कहते हैं व्हाइट कॉलर जॉब। ठीक है। तो तृतीय सेक्टर जो है सेवा सेक्टर में बहुत सारी चीजें शामिल हैं, जिसमें मुख्य चीज हमने देखा ये। ठीक है। और तृतीय सेक्टर का जो जीडीपी में योगदान है वो 55% के आसपास है। ठीक है। और जीबीए में 54.93% का है। तो इसमें सबसे कम लोग जुड़े हुए सेवा सेक्टर में, मान लीजिए तीनों सेक्टर सबसे कम लोग जो है इसमें जुड़े हुए हैं। और इसका योगदान कितना है, तो योगदान इसका 55% है। 50% से अधिक का योगदान जो है जीडीपी में कौन करता है, सर्विस सेक्टर करता है। एक चौथाई भाग जो है ये करता है। ठीक है। तो इस तरीके से जो है देखेंगे हम इसको। तो तृतीय सेक्टर में आता है, प्रथम और द्वितीय को सेवा देता है। ठीक है। और इसका जीडीपी में योगदान जो 55% है, जीबीए में 54.93% है। ठीक है। ये पूरा मामला है तृतीय सेक्टर का। ठीक है। सर्विस सेक्टर को तृतीय सेक्टर कहते हैं, इस बात को गंभीरता से लेना है। ठीक है। अगला है चतुर्थ सेक्टर या चौथा सेक्टर जिसको कहते हैं, फोर्थ सेक्टर। तो इसमें जो है ज्ञान आधारित जो क्षेत्र है, ये ज्ञान का क्षेत्र है, जिसमें सूचना का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। बौद्धिक गतिविधियां यहाँ पे होती हैं, शोध होता है, अनुसंधान होता है, वकालत होती है, कंसल्टेंसी किसी को दी जाती है, कंसल्ट किसी को दिया जाता है, किसी को अपना क्या कहते हैं कि राय विचार दिया जाता है, जिससे पैसा लिया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे तो प्रशांत कुमार है, पीके, वो जो है सलाहकार हैं, जो चुनाव होते हैं चुनावों के सलाहकार हैं, जो कि चुनाव लड़े थे प्रशांत किशोर अपने जो है बिहार वाले। तो वो क्या है, वो बौद्धिक गतिविधियों में शामिल हैं। ठीक है। सूचनाओं का अध्ययन करके वो पार्टियों को बताते हैं कि इस तरीके से आप चुनाव लड़ेंगे तो आप जीत जाएंगे। ठीक है। तो क्या है, कंसल्टेंसी, कंसल्ट दे रहे हैं। कंसल्टेंसी मतलब ये राय विचार दे रहे हैं किसी को, उसी का ये पैसा कमाते हैं। कौन, तो प्रशांत किशोर। ठीक है। तो प्रशांत किशोर इस तरह का जो है काम करते हैं। तो ये जो आता है चतुर्थ सेक्टर में आता है, चौथे सेक्टर में आता है, और वो बौद्धिक गतिविधियां करते हैं। इनको पिंक कॉलर जॉब कहते हैं, इसमें काफी पैसा है। ठीक है। कम समय में काफी पैसा कमाना है तो पिंक कॉलर जॉब जो है अपनाना है, पिंक कॉलर जॉब। ठीक है। पिंक कॉलर जॉब। तो चतुर्थ सेक्टर से जुड़े लोग जो हैं बौद्धिक गतिविधियों में शामिल होते हैं। वकील हैं, डॉक्टर हैं, डॉक्टर नहीं हो सकते, डॉक्टर तो हॉस्पिटल तो सर्विस सेक्टर में आता है, तो डॉक्टर हैं, डॉक्टर नहीं है इसमें। इसमें आते हैं शोध अनुसंधान के लोग, वकील, कंसल्टेंसी फर्म जो आती है, ये सब आती है इसमें। सूचना का अध्ययन करने वाले लोग, जो डेटा एनालिटिक्स की जॉब करते हैं, वो लोग इसमें आते हैं। ठीक है। तो चतुर्थ सेक्टर हो गया। इसके जो जॉब, इसमें जो जॉब करने लोग हैं वो पिंक कॉलर जॉब कहलाते हैं। ठीक है। अगला है पंचम क्षेत्र, मतलब पांचवा क्षेत्र है, जिसमें उच्च स्तर के निर्णय लिया जाता है, जिसमें नीति आयोग के सदस्य हो गए, कैबिनेट के मंत्री हो गए, इस तरह के लोग, उच्च स्तर के निर्णय इसमें लिए जाते हैं। नए विचारों का निर्माण जो है यहाँ पे होता है, नए विचारों का निर्माण होता है। विश्वविद्यालय इसमें शामिल है, मीडिया शामिल है, राजनीतिक लोग शामिल है, साइंटिस्ट हैं, और उसमें जो है विज्ञान के लोग, जो वैज्ञानिक हैं, वो लोग भी इसमें आते हैं। ठीक है। इसको जो है गोल्ड कॉलर जॉब कहते हैं। गोल्ड कॉलर जॉब जो है पंचम क्षेत्र के लोगों को कहते हैं। मीडिया भी शामिल है, राजनीतिक क्षेत्र के लोग शामिल हैं, और नए विचारों का जो है निर्माण करने वाले लोग शामिल हैं, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाले लोग जो है इसमें शामिल हैं। ठीक है। उच्च स्तर के जो है निर्णय जहाँ पे लिए जाते हैं, जैसे नीति आयोग हो गया, हमारे कैबिनेट स्तर के मंत्री हो गए, वो सब जो है इसमें आते हैं। तो गोल्ड कॉलर जॉब में ये लोग आते हैं। ठीक है। तो अर्थव्यवस्था का सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में ये सब चीजें आता है। ठीक है। अगला है जो हम लोग देख रहे थे, विकसित अर्थव्यवस्था और डेवलप अर्थव्यवस्था किस तरह से क्या होती है। तो वर्ल्ड बैंक ने इनको बांटा है कि कितने, अगर पर कैपिटा इनकम कितनी है एक व्यक्ति की, तो उस देश को किस श्रेणी में रखा जाएगा। तो अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण आय के अनुसार जो वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक ने किया है। तो सबसे पहला है निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था। तो निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था या लो इनकम इकोनॉमी क्या होती है, तो जिस अर्थव्यवस्था की पर कैपिटा इनकम जो है, जिस अर्थव्यवस्था की पर कैपिटा इनकम जो है $1145 से कम है, पर कैपिटा इनकम $1145 से कम है, वो किस में आता है, वो आता है निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था में, निम्न अर्थव्यवस्था में आता है। ठीक है।
अगला है निम्न मध्य आय अर्थव्यवस्था। तो निम्न मध्य, तो निम्न से थोड़ा सा ऊपर जाने पे, निम्न से थोड़ा ऊपर जाने पे निम्न आय मध्य वर्ग आता है इसमें। तो इसकी जो इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम जो इसकी वो $1,145 से 4,515 के अगर बीच में कोई व्यक्ति अगर पर किसी देश की पर कैपिटा इनकम है तो लो मिडिल इनकम ग्रुप में आएगा या उस वाले देश की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। तीसरा है उच्च मध्य। तो उच्च से मध्य मतलब ऊपर से थोड़ा सा नीचे है ये आय वाली अर्थव्यवस्था में। $4,515 से $14,005 के बीच में अगर वो कमाता है, पर कैपिटा इनकम उस देश की पर कैपिटा इनकम जो है 4,515 से लेके $14,005 के बीच में है, तो वो होता है उच्च मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था, उसमें आता है उच्च मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था। ठीक है, अगला है उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था, जिसको विकसित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, या उच्च आय वाले लोग जैसे स्वीडन है, नॉर्वे है, ठीक है, ऊपर स्विट्जरलैंड, ये सब चीजें हैं। तो उसमें क्या है, उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं वो। तो इनका जो पर कैपिटा इनकम है वो 14,006 से ऊपर है इनका पर कैपिटा इनकम। एक लोग एक साल में $14,006 से अधिक का जगह पैसा कमाते हैं तो उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था में वो लोग शामिल होते हैं। ठीक है, तो जो ये है अर्थव्यवस्था को बांटा कैसे विश्व बैंक ने डॉलर की कमाई के हिसाब से, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, डॉलर कितना पर कैपिटा इनकम है उसकी डॉलर में, उसको विश्व बैंक ने बांटा था। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है उसके हिसाब से इसका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही है अर्थव्यवस्था के। अब तीसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आर्थिक वृद्धि क्या होती है, आर्थिक मतलब विकास क्या होता है, आर्थिक समृद्धि क्या होती है, इन सब चीज़ों थोड़ा जो बेसिक जो है अभी बेसिक में ही चल रहा है हम लोग, तो उसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। क्या करता रहा तो वैसे